तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। हम लोग जो सेशन देख रहे हैं वो आपका वनडे एग्ज़ाम बेस्ड एनसीईआरटी क्वेश्चन के बेस्ड है और यहाँ मैं आपको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी चीज़ें कवर कराने की कोशिश करूँगा। और आज हमारा जो पोर्शन है 1947 तक का कंप्लीट हो जाएगा, यानी 2 वीडियो में हम वहाँ तक पहुँच गए हैं। आप अगर लूसेंट वगैरह जो भी आपकी जीएस की बुक है जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं और इसको साथ लेके चलेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। अभी कल वन दरोगा का एग्जाम हुआ था, बहुत से लोग क्वेश्चन कर रहे थे सर ये क्वेश्चन आए सिलेबस से बाहर आए, ये आया वो आया, वो सब छोड़ दीजिए, ठीक है। सबके लिए टफ था, टफ है तो सबके लिए टफ है, आसान है तो सबके लिए आसान है। वन दरोगा अलग पैटर्न है, ये अलग पैटर्न है, इसमें प्रॉपर सिलेबस खोल के दिया गया है, ये ध्यान रखना है। जबकि वहाँ सिलेबस ओपन नहीं था, बस ये बताया गया था साइंस वगैरह कुछ एनवायरमेंट के क्वेश्चन आएंगे, वो अलग चीज़ है, ये अलग पेपर होगा, ठीक है। कल संडे है, लाइव क्विज कल नहीं हो पाएगी, लेकिन कोई ना कोई वीडियो आपके लिए कल भी आएगी। हो सकता है बहुत से लोग मोटिवेशनल वीडियो की डिमांड कर रहे हैं, तो क्या पता मोटिवेशनल वीडियो आ जाए, यानी संडे का कुछ ना कुछ आपके जो रक्त प्रवाह है आपके शरीर में उसको और तीव्रता मिल जाए और जो उससे आप लोग आगे को अध्ययन करें। तो हम लोग जो भी होगा वो कल देख लेंगे, ठीक है। देखिए कल जो लास्ट वीडियो पढ़ाई थी उसमें आपको 2-3 करेक्शन करने हैं, ठीक है। करेक्शन का सेंस क्या है, पहला करेक्शन आपको ये करना है जो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले गांधी जी ने चंपारण किया था, चंपारण के बाद मैंने खेड़ा लिखा था, अब अहमदाबाद कर दीजिए और उसके बाद खेड़ा करना। एक करेक्शन आपको ये करना है, ठीक है। ये सीरीज है, ये हुआ था 1917 में चंपारण सत्याग्रह, ये हुआ था मार्च 1918 में, 1 महीने का गैप है ना 1918 में, ठीक है, मार्च 1918 में। जबकि ये हुआ था अप्रैल में, अप्रैल 1918। उसके बाद आता है रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट। एक करेक्शन आपको ये करना है, ये सीरीज चेंज कर देना है, ठीक है। जहाँ पे आपने खेड़ा लिखा है वहाँ पे आप अहमदाबाद कर देना और अहमदाबाद वाले की जगह खेड़ा कर देना लास्ट वीडियो में। दूसरा करेक्शन, कुछ लोगों को ये कंफ्यूज हो गया था सर जलियांवाला बाग हत्याकांड वाला, जिसमें सैफुद्दीन किचलू और उनके जो सतपाल जी थे उनको गिरफ्तार किया गया था, मैंने हत्या लिख दी थी, आप उसको गिरफ्तार करना, जिसकी वजह से लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए थे विरोध करने के लिए, गिरफ्तार करना है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट जो करेक्शन करना है आपका, जो भगत सिंह वाला है 1929 में केंद्रीय असेंबली में जो बम फेंका गया था वो भगत सिंह के साथ कौन सा था दूसरा व्यक्ति, बटुकेश्वर दत्त, ठीक है। भगत सिंह के साथ कौन सा करना आपको, बटुकेश्वर दत्त, बटुकेश्वर दत्त, ये करने हैं आपको 3 करेक्शन, ठीक है। 3 क्या 2 करेक्शन करने हैं, ये तो सेकंड वाला तो ठीक है, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त करना है 1929 वाला, बाकी ये सीरीज करना है आपको। और इससे आगे हम लोग आज देखेंगे और जितनी जल्दी हो सके जैसे फैक्ट कराऊं उतनी तेजी से इन फैक्ट को लर्न करना है, आपको याद कर देना है। हालांकि रटाने का काम मैं नहीं करूंगा, कुछ ना कुछ हिंट आपको इसके राइट और लेफ्ट की देते रहूंगा, ठीक है। अगला आपको लिखना है लाहौर अधिवेशन, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट करना, भारतीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना इसको, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर। पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, पहला और उसका सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन 1929 में। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, आप लोग सीधे सीधे बता देना जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, यानी JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, पहली बार जो पूर्ण स्वराज, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, की मांग की गई थी, आप तुरंत होशियार बच्चों की तरह बता देना लाहौर अधिवेशन में। चौथा क्वेश्चन आप लोगों से इससे पूछेगा किस अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था, कि हम ब्रिटिश सरकार के साथ सविनय यानी विनय विनम्रता के साथ उनके साथ सहयोग नहीं करेंगे, उनके आदेशों की अवज्ञा करेंगे, उनका आदेश नहीं मांगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव पारित, का प्रस्ताव पारित, ठीक है। ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। फिर अगला क्वेश्चन इससे पूछेगा किस अधिवेशन के दौरान महात्मा गांधी को पूर्ण रूप से कांग्रेस के मतलब महात्मा गांधी के आदेशों को कांग्रेस के लिए बाध्यकारी बना दिया, यानी महात्मा पूरे भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस था वो महात्मा गांधी के आदेश के अंडर आ गया था। तो सिंपल सी बात है, कांग्रेस को गांधी के निर्णय के अधीन कर दिया गया था। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखना है आपको, कांग्रेस को गांधी के निर्णय के अधीन, कांग्रेस को गांधी के निर्णय के अधीन, गांधी निर्णय के
अधीन कर दिया गया था। आप लोगों ने एक पॉइंट ये याद रखना है। और लास्ट पॉइंट इस अधिवेशन पे याद रखना है कि लाहौर अधिवेशन के दौरान पहली बार किस तिथि को या कब भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाने का मतलब संकल्प लिया गया, यानी पहला स्वाधीनता दिवस मनाया गया था आपका 26 जनवरी 1950 को। इस पॉइंट को भी इसी के दौरान आया था। ठीक है, तो यहां लिखो पहला स्वाधीनता दिवस इसी के बाद मनाया गया था। स्वतंत्रता दिवस या स्वाधीनता दिवस, स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 इसीलिए मनाया गया था। तो हमेशा आप देखना संविधान का लागू होना, ये करना वो करना, इसी तिथि को होता है, रिपब्लिक डे वगैरह, इसीलिए हम मनाते हैं। तो लाहौर अधिवेशन के बारे में इतना। देखो अध्यक्ष कौन थे? पूर्ण स्वराज की मांग पहली बार कब उठाई गई थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? किस अधिवेशन के दौरान निर्णय लिया गया था वाली बात है, हम सविनय अवज्ञा करेंगे। कांग्रेस को गांधी के निर्णय के अधीन कब किया गया था? और पहला स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया था? आपको पूरा का पूरा याद रखना है। जैसे ही ये कंप्लीट हुआ तो तुरंत क्या कर दिया इन्होंने? दांडी मार्च यात्रा कर दी। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो दांडी मार्च शुरू। दांडी मार्च मतलब एक प्रकार का नमक क्या थी? यात्रा। दांडी मार्च शुरू लिखो। कब से हुआ था? इसकी तिथि भी याद रखना है आपको। ये हुआ था आपका 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को। ठीक है, दांडी मार्च से शुरू। और इसी दिन से क्या भी माना जाता है? सविनय अवज्ञा आंदोलन भी माना जाता है। तो ब्रैकेट में लिखो सविनय अवज्ञा आंदोलन भी। सविनय अवज्ञा आंदोलन भी। ठीक है, इसी तिथि से अपने आप में माना जाता है। जो ये दांडी मार्च था, इसको मैं इरेज कर रहा हूं ऊपर का, ये जो था गांधी जी के द्वारा एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया गया था। गांधी जी ने लोगों को इस बात से इकट्ठा कर दिया कि देखो जो सरकार जो आप पे शासन कर रही है, यानी ब्रिटिश सरकार, आपको नमक बनाने का अधिकार नहीं दे रही है। आपकी बेसिक चीज है नमक, वो नमक ही नहीं दे रही तो आपको क्या वो और अधिकार देगी? तो ऐसे नमक के मुद्दे को लेकर गांधी जी ने एक दांडी मार्च यात्रा शुरू कर दी 12 मार्च 1930 से। यहीं से सविनय अवज्ञा भी माना जाता है। और ये जो शुरू की थी ये इनके साबरमती आश्रम से गुजरात के तट पे दांडी तक की यात्रा थी। ठीक है, तो कहां से थी ये? साबरमती यानी वर्धा। ठीक है, वर्धा भी लिखा होगा कहीं शायद। साबरमती आश्रम टू कहां? गुजरात के तट, दांडी तक, गुजरात तट तक की यात्रा थी। ये अपने आप में 78 अनुयायियों के साथ शुरू थी। यानी महात्मा गांधी अपने 78 अनुयायियों के साथ शुरू की इन्होंने, यानी इनके फॉलोवर के साथ शुरू। और लगभग अपने आप में 380 किलोमीटर तक की ये यात्रा थी। ठीक है, लगभग कितनी थी? 380 किलोमीटर तक की यात्रा थी दांडी यात्रा। इस पॉइंट को भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। ठीक है, और ये यात्रा अपने आप में समाप्त होती है 6 अप्रैल 1930 को। नमक कानून का उल्लंघन किया गया। नमक कानून का उल्लंघन, इसका क्या मतलब है कि इन्होंने समुद्र तट पे नमक बनाने का कार्य शुरू कर दिया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, नमक कानून का उल्लंघन। अब क्वेश्चन आपसे पूछता है दांडी मार्च यात्रा के दौरान कई इलाके ऐसे थे जहां पे नमक वगैरह तो बनेगा नहीं, समुद्र तट के इलाके, तो उन लोगों ने उन इलाकों में क्या किया था? कोई अदर कानून तोड़े थे ब्रिटिश के। जैसे महाराष्ट्र हो गया, मध्य भारत है, कर्नाटक है, वहां जंगल से संबंधित जो कानून थे, यानी सिंपल सी बात है अपने आप में जंगल कानून तोड़कर विरोध किया था। तो लिखो महाराष्ट्र, कर्नाटका या एमपी, मध्य भारत लिख दो, मध्य भारत, इन इलाकों में क्या था? जंगल कानून तोड़ा गया। जंगल कानून तोड़ा गया। ये भी आप लोगों ने याद रखना है कि जंगल कानून के इलाकों में तोड़ा गया, महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य भारत में। अब इसको मैं इरेज कर रहा हूं। अब नॉर्दर्न ईस्ट में भी तो कुछ हो रहा था। भारत का जो उत्तर पश्चिमी राज्य थे, जहां असम, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम वगैरह वर्तमान में आपको दिखते हैं, यहां भी बहुत भयंकर तरीके से विरोध हुआ। कई नॉर्दर्न ईस्ट या नॉर्थ के जो इलाके थे वहां पर चौकीदारी कानून का विरोध किया गया। यानी भारत का जो पूर्वी भाग है, असम जैसे आपका छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, बिहार है, इन इलाकों में चौकीदारी कर अदा नहीं किया गया, जबकि नॉर्थ ईस्ट में क्या किया गया इसी के दौरान। तो ऐसे पॉइंट आप उसी के नीचे लिखोगे। पूर्वी भारत में, पूर्वी भारत, यहां पर क्या किया गया? चौकीदारी कर नहीं दिया गया। एक चौकीदारी कर होता था, चौकीदारी कर का उल्लंघन। ठीक है, कर का उल्लंघन किया गया। जबकि उत्तर पूर्वी भारत में, नॉर्थ ईस्ट लिखूंगा, ठीक है, आप पूरा लिखना, नॉर्थ ईस्ट यानी जबकि उत्तर पूर्वी लिख दो,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है कि आपका ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं दिखेगा। नॉर्थ ईस्ट में क्या हुआ था, इसी कानून के दौरान यानी दांडी यात्रा के दौरान एक महिला थी नागालैंड की महारानी, उसको रानी कहा जाता है, उसका नाम था गौंडन्युलु, ठीक है। इसके द्वारा क्या किया गया, इस कानून का उल्लंघन किया गया। रानी, इसका नाम लिखना, रानी पूरा लिखना है, ठीक है। इसका नाम अपने आप में था रानी गैडिनल्यू, ठीक है। क्या था, रानी गैडिनल्यू के नेतृत्व में क्या हुआ था, यहाँ पे रानी गैडिनल्यू के नेतृत्व में संघर्ष हुआ था, विद्रोह हुआ था। और रानी गैडिनल्यू जो थी नागालैंड की रानी थी, नागालैंड रानी थी। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, भारत में दांडी मार्च यात्रा के दौरान उत्तर पश्चिमी इलाकों में किसके नेतृत्व में संघर्ष किया गया था, तो रानी गैडिनल्यू के नेतृत्व में संघर्ष था। और नागालैंड की क्या हुआ करती थी, अपने आप में रानी हुआ करती थी। ये था आपका दांडी मार्च, ठीक है। अब इसके तुरंत बाद आता है आपका एक भारत का उत्तर पश्चिम का इलाका। उत्तर पश्चिम मतलब जो पंजाब है, पाकिस्तान है, जो सिंध का इलाका है। जैसे इंडिया का मैप देखोगे आप इस प्रकार से, तो जो ये वाला पोर्शन है यहाँ, जहाँ पाकिस्तान वगैरह का इलाका टच करता है, यानी अपने आप में सिंध वगैरह, वहां पर एक आंदोलन चला गया था, उसका नाम था खुदाई खिदमतगार संगठन। इसको मोस्ट इंपोर्टेंट करना। अगला पॉइंट लिखोगे, खुदाई मतलब पूरा पॉइंट लिखना है आपको, ठीक है। खुदाई खिदमतगार संगठन, क्या लिखोगे, खुदाई खिदमतगार संगठन, ठीक है। ये ध्यान रखना, जो ये खुदाई खिदमतगार संगठन है, इसका जो नेतृत्व किया था, ये कहाँ चल रहा था, पहले बात तो ये आता है उत्तर पश्चिम में, भारत के उत्तर पश्चिम। अब ब्रैकेट में आप लोग चाहें तो पंजाब, सिंध वगैरह का इलाका जो पाकिस्तान से टच करता है, उस इलाके में, ठीक है। ये आंदोलन चल रहा था खुदाई खिदमतगार इस इलाके में। इसका जो नेतृत्व किया था, उसने किया था खान अब्दुल गफ्फार खान ने। नेतृत्व कौन कर रहा था इसका नेतृत्व पूछेगा आपसे, खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान। और इसी बंदे को कहा जाता है सीमांत गांधी। क्या बोला जाता है इसको, सीमांत गांधी के नाम से प्रचलित है ये, ठीक है। खान अब्दुल गफ्फार खान को ही क्या बोला जाता है, सीमांत गांधी नाम से जाना जाता है। और इसी ने खुदाई खिदमतगार संगठन का क्या किया था, नेतृत्व। एक्चुअली खुदाई खिदमतगार संगठन या खुदाई खिदमतगार का मतलब होता है ईश्वर के सेवक। यानी जो खुदाई खिदमतगार शब्द है, इसका मतलब होता है ईश्वर के सेवक, ईश्वर के सेवक। ये हो क्या रहा था, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था ब्रिटिश के खिलाफ, उस दौरान क्या हो रहा था, ये लोग जो उत्तर पश्चिम का इलाका है वहाँ जो चल रहा था, जब वो आंदोलन वहाँ पहुँचा था, तो इस संगठन ने उसका नेतृत्व किया, जिसमें मेन जो नेतृत्व निभा रहे थे खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसको सीमांत गांधी नाम से भी जाना जाता है, वो कर रहे थे। और ये लोग जो थे जनता के बीच लाल कुर्ती वाले नाम से क्या हुए थे, प्रसिद्ध हुए थे। तो इन्हीं को क्या कहा जाता है, लाल कुर्ती वाले, लाल कुर्ती वाले जनता के बीच इस नाम से क्या हुए थे, प्रसिद्ध हुए थे। तो आप लोगों को इसको ध्यान रखना है, ठीक है। अब जैसे ही ये सब हुआ, चलो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन वगैरह चल रहा था, इसके बाद इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, नोट कर लीजिए। इसको यहाँ पे क्या लिखना था आपने, उत्तर पश्चिम विभाग नेतृत्व, तो इसने पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे ही ये सब हुआ, तो ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन पर विचार करने के लिए गोलमेज सम्मेलन बुलाया ब्रिटेन में, जिसको बोला जाता है राउंड टेबल समिट। यानी आप लोगों को देखना है गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज, प्रथम गोलमेज लिखना, प्रथम गोलमेज मतलब गोल मतलब राउंड, मेज मतलब टेबल, गोलमेज सम्मेलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था। क्यों हुआ था, ये साइमन कमीशन पर विचार करने हेतु, साइमन कमीशन पर विचार के लिए ब्रिटिश ने क्या किया था, एक गोलमेज सम्मेलन बुलाया था। भारतीय प्रतिनिधि भी गए थे इसमें, हालांकि कांग्रेस वगैरह के ज़्यादा नहीं थे। अंबेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। नोट करना, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले व्यक्ति BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी 1930, 1931 और 32 के आसपास से लगातार बैक टू बैक हुए थे। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में साइमन कमीशन पर विचार करने हेतु हुआ था, ठीक है। अब जो भी हुआ, ये सम्मेलन में जो भी हुआ, ये सब छोड़ दीजिए। तुरंत बाद भारत में एक समझौता होता है गांधी और इरविन के बीच।
बीच। इरविन कौन था? भारत का वायसराय था, तो गांधी इरविन समझौता उसको कहा जाता है। और इसको मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना था मार्च 1931 का। आपसे क्वेश्चन पूछेगा गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तुरंत अच्छे बच्चों की तरह बता देना मार्च 1931। अब इसकी डेट अलग अलग है, लेकिन ज़्यादातर किताबों में आपको दिखेगा 5 मार्च 1931, और इसको थोड़ा सा स्टार लगा देना, ठीक है, क्योंकि ये डेट ना बहुत कंफ्यूजन वाली है। तो कहीं 4 मार्च लिखा होगा, कहीं 5 मार्च, कहीं 8 मार्च भी लिखा है, लेकिन 4 और 5 का ऑप्शन ही आपको दिखेगा, तो वहां जाना आप। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। कुछ नहीं, गांधी जी भारत का प्रतिनिधि कर रहे थे, इरविन था वायसराय था भारत में उस टाइम, तो इनके बीच कुछ एग्रीमेंट हुए। एक तो पहला हुआ नमक बनाने का अधिकार, यानी नमक बनाने का अधिकार दिया गया, बनाने का अधिकार, इसको याद रखना। दूसरा जो था सविनय अवज्ञा वापस लेने का बात बनी थी, इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस की बात बन गई थी, ठीक है, कि अब ये आंदोलन नहीं किया जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेने की इसमें बात चल रही थी। इसके बाद तुरंत इसमें एक और चीज हुई थी, वो हुई थी अपने आप में अहिंसक राजनीतिक बंदी जो होंगे, जिसको कैद किया होगा, उनको रिहाई की बात चली थी, लेकिन उनने हिंसा नहीं की होनी चाहिए। अहिंसक राजनीतिक बंदी रिहा होंगे, ये बात कही गई थी। और अंतिम जो था, भारतीयों को विदेशी वस्त्र और शराब की दुकान पर धरना देने का अधिकार, विदेशी वस्त्र प्लस शराब की दुकान पर धरने का अधिकार, धरने का अधिकार दे दिया गया भारतीयों को। तो आप लोगों को सिर्फ इतना रखना है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, और ये मतलब कुछ एक आध पॉइंट आप लोग देख लेना अगर आता है तो, लेकिन गांधी इरविन समझौते से ही आपका काम बन जाएगा। ये सब हुआ तो उसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हो जाता है तुरंत, ठीक है, तो ऊपर लिखो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल, यानी फिर ब्रिटेन में इन गोलमेज सम्मेलन बुलाया, वो हुआ था 1931 में, और इसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया। तो क्वेश्चन पूछता है आपसे, महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन भाग लिया, तो उसमें लिया था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। तो ब्रैकेट में लिखो गांधी द्वारा भाग लिया गया, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी के द्वारा किया गया, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया, ठीक है। जब वो वहां से वापस लौटे, एक बहुत ही घटना, बहुत निंदनीय घटना घटी थी पूरे भारत में लोगों के अंदर नाखुश मतलब थे, वो था भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा। इसीलिए थोड़ा कहीं ना कहीं गांधी इरविन समझौता के लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं कि महात्मा गांधी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को रिहा नहीं करवा सके, उनको फांसी की सजा से बचा नहीं सके। तो एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब हुई थी, तो लिखो भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु को फांसी, शहीद दिवस, ठीक है, 23 मार्च 1931 को। इस पॉइंट को याद रखना। तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी, इसीलिए थोड़ा कहीं महात्मा गांधी की क्रिटिसाइज भी होती है कि वो इन लोगों को बचा नहीं सके, जबकि गांधी इरविन समझौता उन्होंने किया था, ठीक। अब ये सब हो गया, तो अब यहाँ से बीच की घटनाएं उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ समय बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन दोबारा शुरू किया गया था, लेकिन वो उतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है पेपर में। तो यहाँ से उसके बाद जो आता है, भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ, 1935 में, भारत शासन अधिनियम, इससे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, ये कब पारित हुआ था। लास्ट वाला मैंने आपको, जैसे आप लोगों ने जिसने मेरे संविधान वाले वीडियोस देखे होंगे, तो उसमें मैंने भारत के संविधान का विकास पढ़ाया है 1973 से 1773 से 1947 तक। उसमें सेकंड लास्ट यही है, भारत शासन अधिनियम 1935। इसमें कई प्रावधान थे। एक तो अखिल भारतीय संघ बनाने का लक्ष्य रखा गया था, फेल हो गया। अखिल, इससे क्या क्वेश्चन आएगा मैं बता दूंगा आपको। अखिल भारतीय संघ बनाने का निर्णय, लेकिन नहीं हो पाया, ठीक है, सफल नहीं हुआ बनाने का निर्णय। तो आपको इतना ध्यान नहीं रखना है। हाँ, सेकंड पॉइंट आपको याद रखना है कि प्रांतों को स्वायत्तता दी गई थी, यानी प्रांतों को स्वायत्तता, जो मैंने आपको बताया था ना कि 1919 के अधिनियम में कल बताया था, प्रांतों में द्वैत शासन लगाया गया था। द्वैत शासन मतलब कुछ अधिकार ब्रिटिश ने अपने पास रखे, कुछ प्रांतों को दिए, लेकिन जो अधिकार अपने पास रखे थे उस पर उनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, और जो जहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज़ें थी, जहाँ जिम्मेदारियाँ थी, शिक्षा, स्वास्थ्य, वो भारतीयों को दे दिए गए थे, उसको बोलते द्वैत शासन। प्रांतों को स्वायत्तता मिल गई थी यहाँ, प्रांतों को स्वायत्तता, यानी वो द्वैत शासन हटा दिया गया था, प्रांतों से द्वैत शासन हट गया लिखो। लेकिन यहाँ केंद्र में द्वैत शासन लगा दिया, केंद्र में
द्वैत शासन। सेम चीज जो प्रांतों में थी, कुछ भारतीयों को जो अधिकार दिए गए थे उसमें कोई भी उनको मतलब जिम्मेदारियां तो दे दी गई थी, पावर नहीं दी गई थी, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई थी। और केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था, यानी केंद्र में 2 सदन आ गए थे, यहाँ केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था, ये सब हुआ था। लेकिन आपको इतना नहीं देखना, भारत शासन अधिनियम 1935। अब जो आता है वो अगला, वो देखिए पॉइंट को आप लोग देखना, लेकिन ये उतना ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं। भारत शासन अधिनियम 1935 के अंदर एक याद रखना, प्रांतों में स्वायत्ता एवं प्रांतों में स्वायत्त हो गया और केंद्र में द्वैत शासन लगा जाएगा, ये ध्यान रखना। अब आता है, इसी एक्ट को पढ़ाने का मेन कारण मेरा था, क्योंकि इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोग करना। इस अधिनियम के बाद प्रांतों में चुनाव हुए, यानी जो 11 प्रांत थे वहां इलेक्शन किए गए। उन इलेक्शन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कितनी जगह सरकार बनाई, कितनी जगह उसको बहुमत मिला, वहां से क्वेश्चन पूछता है। तो आप लोगों को सीधे सीधे अगला पॉइंट लिखना है, फरवरी 1937 के चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन, 1937 चुनाव में कांग्रेस, ठीक है। इसने क्या किया, यहाँ कैसा इसका परफॉर्मेंस था, देखो चुनाव हुए थे टोटल 11 प्रांतों में। कितने में? 11 प्रांत, मतलब स्टेट टाइप का समझो उस टाइम के हिसाब से। कांग्रेस जो थी उसको जो बहुमत मिला, यानी उसको पूर्ण बहुमत, जहां उसकी सरकार बन सकती थी, 7 राज्यों में बहुमत। आपसे पूछेगा फरवरी 1937 के चुनाव में कांग्रेस को कितने प्रांतों में बहुमत मिला? 7 प्रांतों में बहुमत लिखोगे, 7 प्रांत में बहुमत मिला। कांग्रेस ने कितनी जगह सरकार बनाई? 9 प्रांत में सरकार, 2 जगह गठबंधन से बनाई, ठीक है, में सरकार, यानी टोटल 7 प्रांत में तो उसको बहुमत मिला, किसको? कांग्रेस को, ये याद रखना आप लोग। उसमें से बाद में 2 जगह उसने गठबंधन से अलग पार्टी के साथ सरकार बनाई, तो टोटल 9 प्रांतों में सरकार बनी, किसकी? कांग्रेस की। 2 प्रांतों में नहीं बन पाई, और 2 प्रांतों में अन्य सरकार लिखो, 2 प्रांतों में अन्य, यानी 11 प्रांतों में से 7 में तो उसको बहुमत मिला, यहाँ तो सरकार बनाई, 2 में उसने गठबंधन बनाया, तो 7 और 2 9 हो गए, तो 9 प्रांतों में सरकार बनाई। 2 प्रांतों में अन्य सरकार थी, एक कहाँ? बंगाल में, और एक था अपने आप में पंजाब में। जो पंजाब में सरकार बनाई थी वो थी कम्युनिस्ट पार्टी, सीपी लिख दिया मैंने, और जो बंगाल में था वो एक कृषक प्रजा पार्टी थी, कृषक प्रजा पार्टी प्लस मुस्लिम लीग लिख दो, प्लस मुस्लिम लीग, इन दोनों ने यहाँ पर सरकार बनाई। तो सिंपल सा आपको याद रखना है, 1937 के चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कितने प्रांतों में पूर्ण बहुमत मिला? 7 प्रांतों में बताओगे। कितने प्रांतों में सरकार बनाई? 9 प्रांतों में। कितनी जगह अन्य लोगों की सरकार बनाई? तो 2 जगह अन्य की सरकार बनी, ठीक है, इसको याद रखना है। अब इसके बाद एक बहुत फेमस अधिवेशन है, उसको बोलते हैं हरिपुरा अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। तो लिखो इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC का हरिपुरा अधिवेशन, हरिपुरा अधिवेशन, ठीक है। ये कब हुआ था ये भी पूछता है अधिवेशन, तो तुरंत बता देना 1938 में। कौन इसका अध्यक्ष था? तो सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस इसका क्या था? अध्यक्ष हुआ करता था, ये याद रखना है। और इसको मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना इस अधिवेशन को। तो इसमें क्या किया गया था? हरिपुरा अधिवेशन में एक योजना समिति बनाने का निर्णय लिया गया था, यानी राष्ट्रीय योजना समिति बनाने का निर्णय। और उस समिति का जो अध्यक्ष बनाया गया था वो जवाहरलाल नेहरू। तो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं किस अधिवेशन में या कब राष्ट्रीय योजना समिति बनाने का निर्णय? राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई थी, और इसका जो अध्यक्ष बनाया गया था वो JL नेहरू को बनाया गया था। इसका जो अध्यक्ष बनाया गया था जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। इसको भी आप लोगों ने क्या करना है? ध्यान रखना है। हरिपुरा अधिवेशन के बाद वो बनाया था। नेक्स्ट लिखना है आपको कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन, ये भी बहुत पूछता है। कांग्रेस, दोनों क्वेश्चन इंपोर्टेंट जो अब पढ़ाऊंगा, ठीक है। समाजवादी, ये वैसे पहले बता देना चाहिए था मैंने, लेकिन ये यहीं पे बता रहा हूँ। पार्टी का गठन ये हुआ था अपने आप में 1934, और आचार्य नरेंद्र देव, कौन कौन थे इसमें? आचार्य नरेंद्र देव प्लस जयप्रकाश नारायण, इनके सहयोग से बनी थी, जयप्रकाश नारायण। एक ये आपको याद रखना है। और एक इसी के बाद अगला क्वेश्चन आता है, पहला अखिल भारतीय किसान संगठन कब बना? मोस्ट इंपोर्टेंट, पहला अखिल भारतीय यानी ऑल इंडिया का, ठीक है, अखिल भारतीय मतलब ऑल इंडिया, अखिल भारतीय किसान संगठन
किसान संगठन ये बना था 1936 में, और बनाया कहाँ था? लखनऊ में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? प्रथम अध्यक्षता किसने की थी इसकी? वो थी स्वामी सहजानंद सरस्वती। क्या लिखोगे? स्वामी सहजानंद सरस्वती, ये इसके क्या थे? पहले अध्यक्ष थे। तो आपको ये फैक्ट कंप्लीटली नोट करना है। इसके बाद हेडिंग डालिए नेक्स्ट। देखो आप लोगों ने देखना है, ठीक है। अब अगला आप लोगों का जो आता है वो क्या आएगा? मुस्लिम लीग ने पहली बार पृथक पाकिस्तान की मांग को कब प्रस्ताव पारित किया गया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आता है 1940 में। तो लिखो मुस्लिम लीग द्वारा, पूरा लिखना आप, ठीक है। मैं ऐसे लिखूंगा, मैंने ऐसा लिख दिया, मुस्लिम लीग द्वारा पहली बार पृथक पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव, पृथक पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? 1940 में, 1940 में। और याद रखना, पाकिस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग जो किया गया था, इस पाकिस्तान शब्द का, वो किया गया था चौधरी रहमत अली द्वारा। चौधरी रहमत अली, ठीक है। ये भी याद रखना, रहमत अली के द्वारा पहली बार क्या किया था? पृथक मतलब पाकिस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था, और पहली बार पृथक पाकिस्तान की मांग का जो प्रस्ताव मुस्लिम लीग ने पास किया 1940। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अब क्या हुआ था, जैसे कांग्रेस की सरकारें बनी थी 1937 में अलग अलग प्रांतों में, 1939 में उन्हें कंप्लीटली जो उसका मंत्रिमंडल था, कैबिनेट, उसने त्यागपत्र दे दिया, रिजाइन। उसका कारण पूछा जाता है। उसका जो कारण था क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध में बिना भारतीयों से पूछे भारतीय सैनिकों को उस युद्ध में झोंक दिया गया, जिसके तहत कांग्रेस ने पूरे मंत्रिमंडल सहित त्यागपत्र दे दिया। तो लिखो अगला पॉइंट, 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट, ठीक है, मंत्रिमंडल द्वारा त्यागपत्र क्यों दिया गया पूछता है आपसे। तो लिखोगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यानी द्वितीय विश्व युद्ध में बिना भारतीयों की सहमति के, बिना भारतीयों से पूछे युद्ध में झोंक दिया, युद्ध में सैनिकों को लगाना, ये इसका मेन कॉज था, ठीक है। उन्होंने पूरा कैबिनेट की क्या कर दिया था? इस्तीफा दे दिया था। अगला आता है व्यक्तिगत सत्याग्रह, यानी जो व्यक्तिगत था, इंडिविजुअल रूप से, वो कब शुरू हुआ था? व्यक्तिगत सत्याग्रह ये महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह ये था अक्टूबर 1940 का। और इसमें क्या हुआ था? 1 बाय 1 करके लोग सत्याग्रह पर बैठते थे और गिरफ्तारी देते थे बिना हिंसा वगैरह के, इसीलिए नाम इसका व्यक्तिगत है, इंडिविजुअल है। तो पहला व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन था? फर्स्ट कौन था ये पूछता है आपसे। विनोबा भावे, विनोबा भावे। क्या लिखोगे? विनोबा भावे। जबकि दूसरा जो था सेकंड, वो कौन था? जेएल नेहरू। क्या लिखोगे? जवाहरलाल नेहरू। दूसरा क्या था? व्यक्तिगत सत्याग्रही था। इस दोनों पॉइंट को आप लोगों ने याद रखना है। अगला आता है क्विट इंडिया मूवमेंट का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा कब प्रस्ताव पारित किया गया था? यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा क्विट इंडिया मूवमेंट, अभी मैंने कुछ देर पहले आपको जो सविनय अवज्ञा आंदोलन का बताया था ना, कि लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो लाहौर अधिवेशन था, उसमें क्या हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव पारित मत करना, सविनय अवज्ञा आंदोलन करने का निर्णय लिखना, ठीक है। प्रस्ताव पारित मत लिखना, सविनय अवज्ञा आंदोलन का निर्णय लिया गया था, निर्णय लिख देना, प्रस्ताव को काट के निर्णय कर देना, उसको ध्यान देना है, ठीक है। तो देखो विनोबा भावे और जवाहरलाल नेहरू। अगला लिखना है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित, पूरा लिखना, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था, यानी प्रपोजल कब पास हुआ था? लिखोगे 8 अगस्त 1942। कहाँ हुआ था? बम्बई में। और उसके बाद 9 अगस्त को इनके कुछ नेताओं की जो है गिरफ्तारी हुई थी, जिससे पूरे देश में क्या होने लग गया था? आंदोलन तीव्र हो गया, हिंसक हो गया। क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत इंडिया मूवमेंट का प्रस्ताव पारित 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे में। और किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा डू और डाई, करो और मरो का नारा दिया गया? तो लिखो करो और मरो का नारा, करो और मरो का, करो और मरो का नारा
किसका है ये? महात्मा गांधी जी का है, ठीक है, गांधी लिखना है इसमें। और ये गांधी जी ने कब दिया था? क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान करो और मरो का नारा दिया था, ध्यान रखना है इसको, महात्मा गांधी ने। अब इसके दौरान जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था पूरे देश में, कई ऐसे इलाके थे जहां जिन इलाकों में समानांतर सरकारें चल रही थी, यानी पैरेलल गवर्नमेंट ब्रिटिश के साथ साथ। तो अगला पॉइंट आपने लिखना है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, इसको इंपोर्टेंट कर देना, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकारें, पैरेलल सरकारें कहाँ चल रही थी? समानांतर सरकारें। कुछ इलाके हैं, एक तो यूपी का बलिया है, ठीक है, यूपी में क्या लिखोगे? बलिया, यहाँ भी गवर्नमेंट चल रही थी समानांतर ब्रिटिश की तरह। दूसरा मदानपुर है, ये पड़ता है आपका कहाँ? वेस्ट बंगाल में। कौन सी जगह लिखोगे? मदानपुर। और ये जो मदानपुर है, मिदानपुर या मदानपुर, वो पड़ता है वेस्ट बंगाल में, तो लिखो मिदानपुर, ये पड़ता है वेस्ट बंगाल में। और इसके अलावा तीसरा सतारा, ये पड़ता है महाराष्ट्र में। एमएच लिख दिया मैंने, आप लोग पूरा लिखना, महाराष्ट्र में। यहाँ पर समानांतर सरकारें चल रही थी, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। अगला लिखा हुआ है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, 1939। और किसने की लिखोगे? ब्रैकेट में सुभाष चंद्र बोस लिखोगे, सुभाष चंद्र बोस, पूरा लिखना आप लोग, ठीक है। मैंने SC भी लिख दिया, सुभाष चंद्र बोस, आप लोग पूरा लिखना। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और इसी के बाद जो अगला एक घटना होता है वो बहुत फेमस है, लाल किला पर मुकदमा वाला कांड कब हुआ था? लाल किला मुकदमा लिखो, लाल किला मुकदमा, लाल किला मुकदमा लिखना आपने, ठीक है, लाल किला मुकदमा। ये जो घटना है ये आती है आपकी 1946, मतलब 1945 की आती है, नवंबर 1945 की आती है। इसमें क्या किया गया था? आज़ाद हिंद फौज जो था उसके कुछ जो जनरल थे उन पे किया गया था, मुकदमा चला दिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। उनका नाम लिख लीजिए, एक का नाम है शाहनवाज, एक का नाम है GS ढिल्लो और एक का नाम है प्रेम सहगल। तो जनरल शाहनवाज, जनरल शाहनवाज, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और इसके अलावा एक प्रेम सहगल, ये सब जनरल है, प्रेम सहगल। और GS ढिल्लो, GS ढिल्लो, इन लोगों पे क्या चलाया गया था? ब्रिटिश सरकार द्वारा लाल किले पे मुकदमा चलाया गया था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसी के बाद नेक्स्ट आता है नौसेना का विद्रोह, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, नौसेना विद्रोह। नौसेना का विद्रोह कब हुआ था? ये हुआ था आपका फरवरी 1946 में, फरवरी 1946 में नौसेना का विद्रोह हुआ था। अगला नेक्स्ट आता है भारत में कैबिनेट मिशन, भारत कब आया था? मतलब कैबिनेट मिशन का गठन लिखो। और ये मैंने आपको सब कहाँ पढ़ा रखा है? जहाँ भारतीय संविधान का विकास पढ़ा है वहाँ पर देखना आप, ठीक है। कैबिनेट मिशन का, भारत में कैबिनेट मिशन का गठन लिखो आप लोग, कब लिखोगे? नवंबर 1900, मतलब अपने आप में 1946 लिख लीजिए, 1946। तो कैबिनेट मिशन का गठन पूछता है, मार्च 1946 कर देना। और ये कितने सदस्य था ये भी पूछता है क्वेश्चन आपसे, 3 सदस्य थे इसमें, ठीक है। कैबिनेट मिशन से क्या क्वेश्चन पूछेगा आपसे? कितने मेंबर इसमें थे? तो आप बता देना 3 सदस्य इसमें हुआ करते थे। और उसका अध्यक्ष भी पूछता है आपसे, 3 सदस्य कौन कौन से? पेंथिक लॉरेंस, पेंथिक लॉरेंस, ब्रैकेट में लिख देना अध्यक्ष, यानी ये कैबिनेट मिशन था, इसका जो अध्यक्ष था वो पेंथिक लॉरेंस था। जबकि इसमें 2 अन्य जो सदस्य थे उनका जो नाम है, एक का था स्टेफर्ड क्रिप्स, स्टेफर्ड क्रिप्स, ठीक। और साथ साथ ही एक और अन्य था AV अलेक्जेंडर, AV अलेक्जेंडर, ये इसके क्या थे? मेंबर थे। इसको भी आप लोगों ने क्या करना है? ध्यान रखना है, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब जो आता है अगला भारत में, वो वैसे पहले मैंने आपको करा देना था, वो फैक्ट छूट गया है। आप लोगों के पास कहीं स्पेस होगा तो लिख लो, नहीं तो यहीं पे लिख लो। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? का आगमन, क्रिप्स मिशन का भारत में आगमन कब हुआ था? ये लिख लीजिए आप 1942 को।
1942 को ये भारत आया था क्रिप्स मिशन, और इसका जो अध्यक्ष था वो कौन था अपने आप में, सर स्टेफर्ड क्रिप्स इसका अध्यक्ष था। यानी मार्च 1942 में भारत आया था और इसका जो अध्यक्ष था यही क्रिप्स था, मतलब स्टेफर्ड क्रिप्स था। आपसे यही क्वेश्चन पूछता है कि क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था, ये आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य के बाद लास्ट जो यहाँ से एक मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट आता है, स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री लिखो, स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश पीएम, स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश का पीएम कौन था, यानी ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था, ये आपसे पूछता है। क्लीमेंटन एटली था, ठीक है। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री था क्लीमेंट एटली, क्या लिखोगे, क्लीमेंट एटली क्या था, ब्रिटिश का पीएम था यहाँ पर। ये जो था आपका, ये तो बेसिक मतलब जो होगी है। अब लास्ट का जो आपका कुछ महत्वपूर्ण अन्य तथ्य लिख लीजिए जो पीछे के छूट गए हैं, ठीक है। कुछ अन्य तथ्य आप लोगों को लिखना है, तो इधर लिख लीजिए पूरा ही, एवी अलेक्जेंडर ब्रिटिश पीएम वगैरह, क्लीमेंट एटली। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपको मैं फटाफट से करा देता हूँ, लास्ट वही बताएं। तो एक तो लिखो आप, खिलाफत आंदोलन 1920 क्यों हुआ था, खिलाफत आंदोलन जो आप लोगों ने सुना होगा, खिलाफत आंदोलन मैंने कल बताया था क्यों हुआ था ये, क्योंकि ब्रिटिश के द्वारा क्या किया गया था, खलीफा जो था इनका, मुस्लिमों का जो एक प्रकार का धार्मिक गुरु जिसको सबसे सर्वोच्च मानते थे उस टाइम, तुर्की में बैठा था, उस पर बहुत भयंकर संधि थोप दी थी जिससे ये नाराज हो गए थे, तो खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ, ठीक है। तो लिखो, तुर्की के खलीफा पर अंग्रेजों द्वारा संधि, अंग्रेजों द्वारा सख्त संधि, सख्त संधि क्या कर दी गई थी, थोप दी गई थी, इसलिए नाराज हो गए थे, इसलिए खिलाफत आंदोलन हुआ था। दूसरा, आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था, कई लोग आज़ाद हिंद फौज का गठन भी नहीं बता पाएंगे। आज़ाद हिंद फौज का गठन ये क्या था, रास बिहारी बोस ने किया था, और बाद में इसको सुभाष चंद्र बोस को इनने शिफ्ट कर दिया था। तो ये गठन किया गया था रास बिहारी बोस द्वारा, लिखोगे रास बिहारी बोस के द्वारा इसका क्या किया गया था, गठन किया गया था। बाद में इसका कमांडर यानी मुख्य कमांडर व कमान यानी शिफ्ट कर दिया था, ठीक है। कमान किसको दे दी गई थी, एससी बोस, सुभाष चंद्र बोस को दे दी गई थी, ये लिख लो। आपने क्या लिखना है, आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था, रास बिहारी बोस ने, और बाद में इसको क्या कर दिया गया था, मुख्य कमांडर वो इसका कमान किसको दे दी गई थी, सुभाष चंद्र बोस को दे दी गई थी। ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट लिखना है आपने, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन, पूरा लिख लोगे आप, ठीक है। अब मैं आधा ही लिखूंगा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन लिखो, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन 1928 में हुआ था। चंद्रशेखर, भगत सिंह, ये कुछ लोग थे, लेकिन आपको ये याद रखना है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन हुआ था 1928 में, भगत सिंह वगैरह के द्वारा इसका गठन किया गया था। उसके साथ ही, और भगत सिंह और उसके साथ ही लिख लीजिए ब्रैकेट में, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन है, ठीक है। अगला आता है मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस यानी डायरेक्ट एक्शन डे कब मनाया गया था, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, क्या लिखोगे, मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, ये भी बहुत पूछा जाता है पेपर में। ये मुस्लिम लीग द्वारा डायरेक्ट एक्शन डे कब मनाया गया था, ये था अपने आप में 16 अगस्त 1946 को, ठीक है, 16 अगस्त 1946 को। अगला लिखो, 1931 का कराची अधिवेशन, 1931 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, ठीक है। ये किसने, अध्यक्ष कौन था इसका, पटेल, अध्यक्ष जी कौन थे इसके, पटेल, यानी सरदार पटेल। और इसमें क्या हुआ था, मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया गया था। यानी अगर आपसे पूछता है मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पास किया गया था, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार का प्रस्ताव लिखोगे, ठीक है, इसमें का प्रस्ताव। बाकी आप लोग एक चीज़ देखना, जो इनके अधिवेशन है मैंने आपको वॉइस मैसेज से टेलीग्राम पे भेजे हैं। महात्मा गांधी एकमात्र बार बने थे बेलगांव अधिवेशन 1924 में। एनी बेसेंट पहली महिला थी जो इनके अध्यक्ष बनी 1917 में। सरोजनी नायडू पहली भारतीय महिला थी जो इनकी अध्यक्ष बनी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1925 में। उन पॉइंटों को आप लोग किताब से, बुक से तैयार कर लेना, ठीक है। अगला आता है आपका मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, ये केरल में हुआ था 1921 में। ये अन्य फैक्ट हैं इसके। मोपला विद्रोह 1921 में कहाँ हुआ था, केरल के तट पे,
ये भी आप लोगों को याद रखना है। मोपला विद्रोह का हुआ था 1921 में केरल के तट पे। लास्ट के कुछ पॉइंट हैं, काकोरी षड्यंत्र में कौन कौन से लोग शामिल थे, तो अगला लिखो काकोरी षड्यंत्र में कौन कौन शामिल थे, 1925 वाला काकोरी षड्यंत्र, ठीक है। काकोरी षड्यंत्र में कौन कौन शामिल थे आप लोगों को मैंने कल भी बताया था। इसके नाम लिखना है राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, तीन के तीन लिखना आप लोग। राम प्रसाद बिस्मिल लिख लो आप, राम प्रसाद बिस्मिल। रोशन लाहिड़ी लिख लो आप, रोशन लाहिड़ी, ठीक है। इसके अलावा क्या क्या लिख, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन लाहिड़ी, और साथ ही साथ आपको इसमें क्या लिखना है आपका मतलब राजेंद्र लाहिड़ी करना है, ठीक है। रोशन सिंह राजेंद्र लाहिड़ी करना है इसको, रोशन सिंह है और राजेंद्र लाहिड़ी है, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी, राजेंद्र लाहिड़ी कर देना। और लास्ट एक अशफाक उल्ला खां भी कर देना। ये लोग काकोरी षड्यंत्र में शामिल थे। इनका पूछेगा कौन थे कौन नहीं थे, अशफाक उल्ला खां कर देना लास्ट, ठीक है। ये काकोरी षड्यंत्र में अपने आप शामिल हुए थे। अब आता है एक, जैसे साइमन कमीशन था, उसके जब विरोध हो रहा था तो उसके साथ सहयोग के लिए कमेटी बनाई गई थी, उसमें भारतीय सदस्य जो थे अम्बेडकर थे। तो अगला लिखना है साइमन कमीशन के सहयोग हेतु बनाई गई समिति में भारतीय सदस्य, साइमन कमीशन के सहयोग हेतु बनाई गई समिति, पूरा लिखना आप, बनाई गई समिति में भारतीय सदस्य था अम्बेडकर जी, ठीक है। क्या लिखना है आपने, साइमन कमीशन के सहयोग हेतु बनाई गई समिति में भारतीय सदस्य अम्बेडकर जी, बी आर अम्बेडकर लिखना। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। साइमन कमीशन के साथ सहयोग के लिए बनाई गई समिति में भारतीय सदस्य जो थे बी आर अम्बेडकर जी थे, ठीक है। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन लिखो, ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन ये हुआ था 1927 में। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, पूरा लिखना, ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन 1927 में देशी रियासतों से संबंधित है। और इसमें 1939 में नेहरू अध्यक्ष बने थे इसके, 1939 में नेहरू जी क्या बने थे इसके अध्यक्ष। तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस में नेहरू को अध्यक्षता कब मिली थी, 1939 में। लास्ट के दो क्वेश्चन, एक लिखो इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना किसने की, इंडियन इंडिपेंडेंट लीग ये की थी आपकी रास बिहारी बोस ने, ठीक है, रास बिहारी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना किसने की पूछता है तो रास बिहारी बोस ने की, बहुत इंपॉर्टेंट है। और भारत का विभाजन किस योजना के तहत हुआ, माउंटबेटन योजना। भारत विभाजन किस योजना से हुआ, लिखो, भारत विभाजन किस योजना से हुआ। भारत जो दो भागों में विभाजित हुआ भारत पाकिस्तान, हुआ था माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन योजना से ही भारत का। ऑप्शन पूछेगा कैबिनेट मिशन वगैरह देगा, लेकिन वहां ध्यान रखना माउंटबेटन योजना लिखना है, ठीक है। ए बेंच ऑफ लेटर्स नामक पत्रों का संग्रह किसका है, जवाहरलाल नेहरू, यानी ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, ये जो पत्रों का संग्रह है, संकलन यानी पत्रों का संकलन किसका है, कलेक्शन, यह है नेहरू जी का, जवाहरलाल नेहरू लिखना है इसको, जवाहरलाल नेहरू जी का है। ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स संकलन किसका है, जवाहरलाल नेहरू का है। लास्ट के दो तीन फैक्ट बता रहा हूँ, एक लिख लो कम्युनल अवार्ड यानी सांप्रदायिक पंचाट कब लाया गया था, उसका नाम वो जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा लगा था 16 अगस्त 1932 को। पहला लिखो कम्युनल अवार्ड, कम्युनल अवार्ड ये ब्रिटिश लाई थी 16 अगस्त 1932 को, ब्रिटिश प्रधानमंत्री, इसको मैकडोनल्ड का पंचाट भी कहते हैं, ठीक है। मैकडोनल्ड ब्रिटिश पीएम था, लिख दो, ब्रिटिश पीएम कौन था उसमें, मैकडोनल्ड था, ठीक है। तो ये 16 अगस्त 1932 को लाया गया था। इसमें कुछ नहीं किया गया था, जो सांप्रदायिक निर्वाचन वाली प्रणाली, सीटों को आरक्षित वो एससी वगैरह के लिए, ईसाइयों के लिए, सिखों के लिए, बहुत लोगों तक फैला दिया गया था, जो सिर्फ मुस्लिम तक था। फिर हुआ था तुरंत गांधी जी की नाराजगी के बाद पूना समझौता, और पूना समझौता किस किस के बीच हुआ था ये पूछता है तो अम्बेडकर और गांधी, और ये हुआ था 24 सितंबर 1932 को, 24 सितंबर 1932, ब्रैकेट में लिखो गांधी प्लस अंबेडकर जी के बीच, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है हरिजन सेवक संघ की स्थापना, हरिजन सेवक संघ, हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की, महात्मा गांधी ने, और 30 सितंबर 1932 को की, ठीक है, 30
सितंबर 1932 को गांधी जी के द्वारा इसकी स्थापना की। बाद में इसका नाम जो है अस्पृश्यता से संबंधित रख दिया गया था कुछ। 1933 में इसका नाम चेंज कर दिया गया था और इसका प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था घनश्याम दास बिड़ला को। प्रथम अध्यक्ष लिखो घनश्याम दास बिड़ला, GDB लिख दिया मैंने, घनश्याम दास बिड़ला। ठीक है, ये जो था आपका कंप्लीट आपका 1917 से 47 तक के NCERT के फैक्ट हैं। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। फिर मिलता हूँ आपके साथ अगले सेशन में। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।